नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं छगन मोहता द्वारा रचित निबंध पर्यावरण और सनातन दृष्टि के सार लेखन पर आपके साथ बातचीत करूंगा। पर्यावरण और सनातन दृष्टि नामक निबंध में निबंधकार श्री छगन मोहता ने पर्यावरण और भारतीयों की सनातन दृष्टि से हमें अवगत कराया है। उनका मानना है कि भारतीय दृष्टि से पर्यावरण प्रकृति का पर्याय है। हमारे यहाँ प्रकृति के व्यापक अर्थ में संसार की प्रत्येक वस्तु उसके अंदर ही समाहित हो जाती है। हमारा घर, हमारा परिवार सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। शास्त्रीय दृष्टि से भी पर्यावरण की एक व्यापक परिभाषा है और इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर्यावरण में ही जन्म लेता है, पर्यावरण में ही उसका पालन पोषण होता है और वह अंत में पर्यावरण में ही मिल जाता है। वे पर्यावरण के विविध आयाम या स्तरों की बात करते हैं, जिनमें वे मानते हैं कि पारिवारिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, पशु पक्षियों और जीवधारियों का सजीव पर्यावरण, भौतिक तत्वों के पर्यावरण को भी इस भौतिक, जलीय, वायवीय, आग्नेय और आकाशीय या विद्युत चुंबकीय पर्यावरण के रूप में वे हमारे सामने रखते हैं और इसके साथ ही एक अदृष्ट और अव्यक्त जैविक या प्राणावरण, मानसिक या चित्तावरण की भी वे बात करते हैं। उनका मानना है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम विभिन्न पर्यावरणों को शुद्ध रूप में अपने साथ बनाए रखें और विभिन्न स्तरों में एक सामंजस्य बनाए रखें। पर्यावरण के स्तरों में जब जब सामंजस्य टूटा है तब तब विषमता पैदा हुई है और इस विषमता का प्रभाव मानव और उसके परिवेश पर सीधे सीधे पड़ा है। हमारी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार इस विषमता का कारण केवल और केवल मनुष्य है। मनुष्य अपनी सद असद इच्छाओं के द्वारा, सद असद विचारों के द्वारा, सद असद वाणी के द्वारा, सद असद व्यवहार के और कर्मों के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करता है और इसी कारण से इस पर्यावरण के स्तरों में असंतुलन पैदा होता है। तब वह खुद और सामूहिक रूप से इस असंतुलन के दुष्परिणामों को भोगता है। मनुष्य का वास्तविक धर्म यह है कि वो सबसे पहले अपने पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पर्यावरण को दूषित करने और उसका संतुलन खराब होने से बचाए। मनुष्य के इर्द गिर्द पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले जो भी प्राणी या पदार्थ हैं, उन सबका प्रत्येक मनुष्य से संबंध होने के कारण हर मनुष्य उनका ऋणी है, क्योंकि वह उनसे उपकृत होता है, पोषण और जीवन प्राप्त करता है। इसलिए ऋण शोधन करना पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। ये ऋण शोधन या ऋण मोचन उसका आजीवन कर्तव्य होना चाहिए। जब तक वह जीवित रहता है तब तक वह पर्यावरण के से ऋण नहीं हो सकता। पर्यावरण के विषय में छगन मोहता जी दो दृष्टियों की चर्चा हमारे सामने करते हैं। एक दृष्टि पश्चिम की, जिसको प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम से अभिहित किया। इस दृष्टि के अनुसार पर्यावरण मानव का शत्रु है। वह मनुष्य के अस्तित्व और विकास के लिए बाधक और घातक है। उनका यह मत है कि पर्यावरण के प्रत्येक स्तर को समझकर उसे अपने वश में करना है, उसका दमन करना है, उसका शोषण करना है, जिससे मानव अपने पर्यावरण से ज्यादा दीर्घ समय तक अनुकूलता प्राप्त कर जीवित रह सके। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी भारतीय दृष्टि है, जिसमें पर्यावरण को शत्रु न मान करके उसे तमाम स्तरों पर
प्राणी और पदार्थों की पारस्परिक निर्भरता का एक सामंजस्यपूर्ण संसार माना जाता है और उसके साथ संतुलन बनाए रखने से ही मनुष्य सुखी रहता है, शांत और संतुष्ट रहता है। इसके लिए प्रकृति और पर्यावरण का शोषण, उसका दमन और उपभोग करने की अपेक्षा उसका सहयोग और उसका उचित उपयोग करना ही भारतीय दृष्टि से पर्यावरण के साथ सहज और स्वाभाविक संबंध की स्थापना करना है। प्रकृति का इस सीमा तक उपयोग किया जाए कि वह नष्ट होने से बचे, इसको प्रकृति का दोहन माना जाता है। दोहन शब्द में पोषण का भाव निहित है। उदाहरण के तौर पर एक गाय का मालिक गाय को खूब चारा खिलाता है, उसकी सेवा करता है, उसके दूध का दोहन करता है और उसके दूध को बेचता भी है। इसमें गाय के पोषण का भाव है, इसे दोहन कहा जाता है। लेकिन गाय का एक हद से बाहर जाकर दोहन किया जाए कि उसके थन से दूध के साथ साथ खून तक निकला जाए, ये दोहन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा शोषण, जिसमें पोषण का भाव नहीं है। जिस वस्तु का हम दोहन करते हैं उसे नष्ट होने से बचाते भी हैं, किंतु जिस चीज का हम शोषण करते हैं उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते हैं। इसलिए शोषण और उससे जुड़ी हुई प्रक्रिया ही प्रदूषण है। जो शोषण करते हैं उसी से हम प्रदूषण पैदा करते हैं। जहां जहां सत्ता का अधिक केंद्रीकरण होता है, उत्पादन का भी केंद्रीकरण होता है और धन का भी केंद्रीकरण होता है। इसके साथ साथ जनसंख्या का केंद्रीकरण होता है, प्रभाव का केंद्रीकरण होता है और वहां शोषण होता है। शोषण का परिणाम होता है पर्यावरण का प्रदूषण। जहां जहां उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ वहां वहां पर्यावरण प्रदूषण के कारण अस्वास्थ्यकर स्थितियां पैदा हुई। राजस्थान में पाली का उदाहरण देते हुए लेखक का मानना है कि पाली में रंगाई का काम बड़ी मात्रा में होता है। उससे जो अपशिष्ट सामग्री निकलती है, जो गंदा पानी निकलता है, वो वहां के तालाबों में डाल दिया जाता है, जिससे तालाब जहरीले बन गए हैं और उसी के कारण कुछ कुएं भी जहरीले हो गए हैं, नदियां प्रदूषित हो गई हैं। आगरा के ताजमहल का उदाहरण देखिए, प्रदूषण के कारण वह अपनी सुंदरता खोता जा रहा है। हमारा पर्यावरण अगर प्रदूषित होता है तो उससे हमारे जीवन पर और हमारे स्वास्थ्य पर हमेशा उल्टा प्रभाव पड़ेगा। प्रदूषण से हमारा पर्यावरण जहरीला बनेगा। प्रदूषण के परिणाम स्वरूप हमारे सांस के साथ साथ, पानी के साथ साथ, अन्न के साथ साथ, मांस मछली के साथ साथ एक ऐसा जहर हमारे अंदर पहुंचता है जिससे धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए इस प्रदूषण को रोककर पर्यावरण को शोषण रहित बनाना बहुत जरूरी है। पर्यावरण को शोषण रहित या प्रदूषण रहित बनाने के लिए हमें इकोलॉजी की अवधारणा को अपनाना होगा। इकोलॉजी की अवधारणा को, पर्यावरण की दृष्टि को हमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र तक उतारना होगा। अगर समाज में संघर्ष, कलह, शोषण और अत्याचार है या अन्याय है तो इससे समाज का पर्यावरण निश्चित रूप से प्रदूषित होता है। पर्यावरण का प्रदूषण मानसिक तरीके से भी होता है, गुंडागर्दी, नारेबाजी, इनके कारण भी होता है। तो क्या होता है कि जिसका शोषण होता है उससे प्रदूषण होता है और वह प्रदूषण हमें तत्काल हानि पहुंचाता है, तत्काल वह हत्या आदि में परिणत हो जाता है, तत्काल दुर्घटनाओं में, आत्मदाह में या आत्महत्याओं में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छगन मोहता जी ने बड़े ही वैज्ञानिक पूर्ण, तथ्यपूर्ण रूप से निबंध में पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण को लेकर अपने विचार उदाहरण देते हुए हमारे सामने रखे। आज हम यदि देखें तो पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। लेखक ने भारतीय सनातन दृष्टिकोण को पर्यावरण के लिए समुचित बताया है और विविध प्रकार के प्रदूषणों का उल्लेख करके उनके समाधान के उपाय भी हमें बताए हैं। इसलिए छगन मोहता का यह निबंध पर्यावरण और सनातन दृष्टि, प्रकृति के दोहन, पोषण और प्रदूषण संबंधी विचारों को
सफलतम रूप में हमारे सामने रख पाया है। धन्यवाद।